dear students, so now we are going to start our class for product design. Today's date 4/4/20 and the subject is product design. देखिए, प्रोडक्ट डिज़ाइन के केस में हमने बहुत सारे वेरिएट देखे हैं और अभी तक हमने देखे है कि प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हमने कैसे किया है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ जैसे आपसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट का केस की हाउ द प्रोडक्ट आर डेवलप्ड सो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट डेवलप्ड होता है वो किस प्रकार से देखते हैं और ओके सो प्रोडक्ट किस प्रकार से हम वेरिएट करेंगे और प्रोडक्ट को किस प्रकार से देखेंगे। हेलो, वॉइस इज क्लियर? Voice is okay? Voice? Okay, so now in the today class प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट हमने किस प्रकार से वेरिएट किया था और प्रोडक्ट का हम किस प्रकार से वेरिएशन लेते हैं। तो प्रोडक्ट की वेरिएशन की जब हम बात करते हैं तो आप देखते हैं कि जो भी हमारा रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट में कस्टमर का क्या रोल होता है। सो द कॉस्ट हाउ द कस्टमर आर डूइंग द वर्क। से कस्टमर की जब हम इफेक्टिवनेस देखते हैं तो उस इफेक्टिवनेस में सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट रहता है वो रहती है नीड, कि किस प्रकार की नीड जो हमारी है वो वेरिएट होती है कस्टमर के रेफरेंस में। सो जस्ट लुक देयर, दिस इज द नीड ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम जब नीड की बात करते हैं तो नीड के केस में हम ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट सर्विस रहती है और द प्रोडक्ट सर्विस आर डूइंग वर्क। जैसे आप देखेंगे कि प्रोडक्ट सर्विस जो रहती है उस प्रोडक्ट सर्विस के लिए हम कैसे वेरिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो भी रिस्पेक्टेड डिज़ाइनर होता है वो डिज़ाइनर उसकी नीड के रेफरेंस में वर्क करता है कि किस प्रकार से ये नीड के रेफरेंस में ये जो वर्क होगा वो अप्रोप्रिएटली होगा। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि स्पेसिफिकेशन क्या है। स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्लियर? तो आप देखेंगे जो हमारा प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन हमारे डिफरेंट फॉर्म में वेरिएट होती है। जो भी हम स्पेसिफिकेशन लेते हैं वो हमारे प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में कंज्यूम होती है। तो अभी तक हमने जो क्लास में डिस्कस किया वो डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट को हमने किस प्रकार से बनाया, किस प्रकार से डेवलप किया। तो जब हम बात करते हैं बनाने की और डेवलप करने की, तो बनाने और डेवलप करने के केस में आप देखेंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म जो होता है वो इम्पोर्टेंट टर्म होता है उसकी मार्केटिंग। दिस इज़ टू मच इम्पोर्टेंट। ओके, तो जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग में किस प्रकार से वेरिएट करेंगे, किस प्रकार से उस प्रोडक्ट की डिज़ाइन होगी उसका हम ध्यान रखेंगे और उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार से होगी। क्लियर? तो ये तीन पोर्शन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब मैं मार्केटिंग की बात करूँ सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग बेसिकली मतलब क्या है कि जो लोग रहते हैं दोस आर द पीपल। ओके, तो हम क्या करते हैं मार्केटिंग के केस में हमारे प्रोडक्ट को रिस्पेक्टेड पीपल के पास तक पहुंचाते हैं। सो द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमने बनाया हुआ है उस प्रोडक्ट को हमको बेसिकली डिलीवर करना है टू द कस्टमर। ओके, तो कस्टमर के पास डिलीवर करने के लिए प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग बेसिकली एक फंक्शन है मीडिएट एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द फर्म एंड इट्स कस्टमर। सो जो भी हमारी रिस्पेक्टेड कंपनी है और जो हमारा कस्टमर है तो कस्टमर के बीच में बेसिकली जो मार्केटिंग होती है वो मीडिएटर का काम करती है। क्लियर है ना, ये मीडिएटर का काम करती है। तो मार्केटिंग इस प्रकार से फंक्शन होगा। डिज़ाइन आप जानते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज डिज़ाइन। डिज़ाइन में हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं और डेवलप करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग ये प्रॉपर तरीके से मैन्युफैक्चर्ड हो जाती है। अब जैसे मैं बात करूं कि जो भी आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम है, क्लियर है ना, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम की प्रोडक्ट
जो डेवलपमेंट टीम है, उस प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम में कितने लोग होते हैं, किस प्रकार से एक्सटेंडेड होता है। तो आप देखेंगे कि जो भी हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम है, उस प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम का क्या रोल होता है। तो उस प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम का आप रोल देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम है, इसमें सबसे पहले तो होती है हमारी प्रोजेक्ट टीम। फर्स्ट वन इज अवर प्रोजेक्ट टीम। फर्स्ट वन इज अवर प्रोजेक्ट टीम। सेकेंड में बात करता हूँ वो होती है कोर टीम। थर्ड में बात करूँगा आपसे एक्सटेंडेड टीम। एक्सटेंडेड टीम, तो यहाँ पे जो टीम कंसर्न है, ये टीम कंसर्न क्या करती है, उन पॉइंट को लीड कराती है। और लीड कराने के बाद इसका एक जनरलाइज डायग्राम होता है। वो जनरलाइज डायग्राम रिस्पेक्टेड कंटेंट में मिलता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि जो टीम लीडर होगा, उस टीम लीडर से हमारा पूरा जो चेन रहती है, चेन इंटरलिंक रहती है। जैसे मैं बात करूँ आपसे टीम लीडर, टीम लीडर से मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, डिज़ाइनर, परचेस, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, मार्केटिंग प्रोफेशनल। अब आप देखिए कि किस प्रकार से हमारी ये जो टीम है, ये किस प्रकार से हमारी टीम बनती है। तो जो भी रिस्पेक्टेड टीम लीडर होता है, उस टीम लीडर के रेफरेंस में मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग डिज़ाइनर होगा, परचेज डिपार्टमेंट होगा, इंडस्ट्रियल सेफ्टी होगी। इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बाद इसमें आप देखेंगे कि मार्केटिंग प्रोफेशनल होंगे, मार्केटिंग प्रोफेशनल, ओके, मार्केटिंग प्रोफेशनल। सो टीम लीडर जो होता है, उस टीम लीडर के रेफरेंस में इस आपस में इनकॉर्पोरेटेड रहते हैं एक दूसरे के रेफरेंस में। क्लियर। सो इससे क्या होती है, जो हमारी डेवलपमेंट टीम रहती है, वो डेवलपमेंट टीम हमारे प्रोडक्ट को डेवलप करती है। ठीक, डेवलपमेंट टीम उस प्रोडक्ट के रेफरेंस में डेवलप करती है। किस प्रकार से डेवलप करेगी, इसमें आप देखेंगे कि देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल आर डूइंग वर्क विद रेफरेंस टू देम। जैसे मैं बात करूँ आपसे टेस्ट इंजीनियर की, टेस्ट इंजीनियर के रेफरेंस में बात करूँ आपसे क्वालिटी इंजीनियर की, टेस्ट इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, प्रोक्योरमेंट, मार्केटिंग, प्रोक्योरमेंट मतलब प्रोडक्ट को परचेज करना, जो भी रिस्पेक्टेड उसके लिए मटेरियल की हमको रिक्वायरमेंट पड़ रही है। ओके, प्रोडक्ट कॉस्ट एनालिसिस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट एनालिस्ट। सो ये जो सब पॉइंट होते हैं, ये किसी डेवलपमेंट टीम के अंदर होते हैं। टेस्ट इंजीनियर होता है, क्वालिटी इंजीनियर होता है, मार्केटिंग की टीम होती है। दिस इज़ अ कंप्लीट टीम। तो इसके अंदर भी इनकी सब टीम होती है, और सब टीम ही क्या करती है, जो रिस्पेक्टेड प्रोडक्ट हम डेवलप करते हैं, उस प्रोडक्ट को उसके एग्जीक्यूशन एंड तक पहुंचाती है। अब क्वेश्चन ये होता है कि इनके अंदर कौन कौन से पॉसिबल रीज़न होते हैं जिसकी हमको एक्सटेंसिविटी होती है, और इट में भी क्रिएट द रिस्क। तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के जो आइडिया होते हैं, वो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। जैसे मैं बात करूं कि व्हाट आर द रिस्क फॉर डेवलप अ प्रोजेक्ट। क्लियर है ना, किसी प्रोडक्ट को डेवलप करने में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो जो रिस्क रहता है वो रहती है मनी। ठीक है ना, मनी प्राइमरी फैक्टर होता है। मनी के बाद जो फैक्टर होता है वो होता है हाई प्रोडक्ट कॉस्ट। हाई प्रोडक्ट कॉस्ट, हाई प्रोडक्ट कॉस्ट के बाद आप देखेंगे कि पुअर मार्केटिंग स्किल। क्लियर है, ये सब रीज़न होते हैं। इन सब रीज़न के कारण कहीं ना कहीं जो हमारा प्रोडक्ट रहता है, उस प्रोडक्ट की वो हमको स्पेशलिटी रिसीव नहीं हो पाती है, गेन नहीं हो पाती है। तो हम क्या करते हैं,
जो भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं हम उनके बीच का गैप, जो भी रिस्पेक्टेड गैप होता है जिसके कारण हम वो टारगेट रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे मैं बात करूँ आपसे गैप की, तो जो आपकी डिमांड होती है दिस शुड बी ग्रेटर देन विथ सप्लाई। ओके, ये हम एक पॉइंट लेके चलते हैं। और जब हम रिसोर्स की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो होती है हमारी, वो हम उसको एक लिमिटेड कस्टमर बेस पर रखते हैं। तो कस्टमर बेस होता है, जो कस्टमर बेस होता है उसको हम लिमिटेड बेस पर रखते हैं। क्लियर? तो इसको हम लिमिटेड बेस पर रखना है। इससे क्या होते हैं, जो भी न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ होते हैं, न्यू प्रोडक्ट आइडिया, उन न्यू प्रोडक्ट आइडिया को हम क्या करते हैं, हमारे रिस्पेक्टेड जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उस रिस्पेक्टेड एनवायरनमेंट में उसको फ्लो करते हैं। क्लियर? तो इससे क्या रहता है, हमारे जो प्रोडक्ट रहते हैं उनका प्रॉपरली एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का एनालिसिस कैसे करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे जो टर्म अराइज हो रहा है, दिस टर्म इज कॉल्ड द प्रोडक्ट एनालिसिस। ओके, हाउ वी कैन डू द प्रोडक्ट एनालिसिस। प्रोडक्ट एनालिसिस, ध्यान रखिएगा आप लोगों की जो ये यूनिट नंबर 5 है, इस यूनिट नंबर 5 के अंदर आप देखेंगे आप लोगों को टेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। जैसे मैं बात करूं आपसे कौन कौन से टेस्ट हैं जिनको कि हम डिटेल फॉर्म में डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग ने डिस्कस किया है मार्केट टेस्ट, कॉस्ट टेस्ट, या फिर आप एनालिसिस वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं टेस्ट के प्लेस पे, मार्केट एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, प्रोडक्ट एनालिसिस। क्लियर? तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन ये कंफर्म आपको देगा। ठीक है, तो हम उसी प्रोडक्ट एनालिसिस की बात करते हैं। सो प्रोडक्ट एनालिसिस हम कब करेंगे, व्हेन। क्लियर है ना, क्वेश्चन यहाँ पे ये है। तो एक्चुअल डिजाइन स्टार्ट होने से पहले, बिल्कुल सही, कब, टू स्टार्ट बिफोर टू डेवलप एक्चुअल प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट। क्लियर है ना? इसके बाद क्या होगा, जो भी हमारे पास रिस्पेक्टेड इंफॉर्मेशन होती है कस्टमर की, उनको कंपेयर करके, आई थिंक दिस पेन इज नॉट विजिबल। ओके, सो टू क्लियर द अवेलेबल इंफॉर्मेशन फॉर कस्टमर। क्लियर था? यहाँ पे क्या होता है, जो रिस्पेक्टेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है हमारे पास कस्टमर के लिए, बस हम अवेलेबल इंफॉर्मेशन को वेरिएट करते हैं। और वेरिएट करने के बाद हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो इंफॉर्मेशन है ये प्रॉपर तरीके से कंज्यूम हो रही है किसी प्रोडक्ट के रेफरेंस में। क्लियर है ना? अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको पूछा था ना कि क्यों प्रोडक्ट की एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, तो देखिए यदि कोई डिज़ाइन मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है लार्ज स्केल पे, सो वी कैन डू। क्लियर है ना? इफ द मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, यदि मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो एट दिस केस वी हैव टू डू द प्रोडक्ट एनालिसिस। क्लियर है? अब मॉडिफिकेशन के बाद यदि कोई लास्ट स्टेज पे डिज़ाइन मॉडिफिकेशन करनी पड़ रही है, लास्ट स्टेज डिज़ाइन मॉडिफिकेशन, इफ इट इज़ रिक्वायर्ड देन वी कैन डू। क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया, इसकी बात हो गई। तो ये कुछ रीज़न होते हैं जिनके रेफरेंस में हम करते हैं। तो कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं जिन एस्पेक्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट प्रोडक्ट एनालिसिस किए जाते हैं ना। जैसे मैं बात करूँ आपसे प्रोडक्ट एनालिसिस की, जब मैं आपसे बात करूँ प्रोडक्ट एनालिसिस की, तो इसके अंदर जैसे मैं बात करूँ आपसे क्वालिटी एस्पेक्ट, क्वालिटी मतलब मैं आपसे पूछूं कि टेस्ट मैं किन किन के लिए करूँगा। सो जो मैं टेस्ट करूँगा रिस्पेक्टेड, वो टेस्ट करने के लिए मेरे पास जो क्राइटेरिया होगा वो पहला होगा क्वालिटी, दूसरा इसके बाद मेरे पास क्राइटेरिया होगा रिलायबिलिटी,
यही टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी यूनिट का। इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे ड्यूरेबिलिटी की। क्या इसकी ड्यूरेबिलिटी होगी। ड्यूरेबिलिटी के बाद मैं बात करूंगा आपसे कि क्या ये मेंटेनेबिलिटी मतलब मेंटेनेंस से रिलेटेड क्या इसकी रिस्पेक्टेड कंसर्न पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो ये जो कुछ पॉइंट होते हैं जिसको मैं बोलता हूँ क्वालिटी, मैं बात करता हूँ ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी। तो ये जो फैक्टर होते हैं, ये फैक्टर हमको वो टेस्ट करने के लिए, जो भी हमको रिस्पेक्टेड टेस्ट करना होता है, वो टेस्ट के लिए हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर। अब इसके बाद जब आप टेस्ट परफॉर्म कर देंगे, तो टेस्ट परफॉर्म कराने से क्या होगा, हमको जो भी रिस्पेक्टेड प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल किस प्रकार से गेन हो। जैसे मैं बात करूँ आपसे कि व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। क्लियर। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के केस में आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट है हमारा, वो किस प्रकार से डिफरेंट जो उसकी स्टेज है उन स्टेज को फॉलो करता है। तो यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आर सिंपली वी कैन से द प्रोडक्ट ग्रोथ, व्हाट प्रोडक्ट ग्रोथ आई हैव। तो आप देखेंगे प्रोडक्ट ग्रोथ आप कैसे करेंगे, आप देखेंगे उसकी कि जो प्रोडक्ट है उसकी मैच्योरिटी क्या है, उसका डिक्लाइन रेट क्या है, डिक्लाइन रेट के बाद यदि कोई वेरिएशन आ रहा है किसी प्रकार से, तो ये जो वेरिएशन होगा, ये वेरिएशन किस प्रकार से होगा। क्लियर। सो हम क्या करते हैं, वेरिएशन को हमेशा माइंड में रखते हैं, और वेरिएशन कहीं ना कहीं उस कंसर्न पॉइंट को किस प्रकार से चेंज करना है, उस कंसर्न पॉइंट को चेंज करने के लिए हमेशा फोकस करता है। ओके, सो हम हमेशा इसको ध्यान रखते हैं कि किस प्रकार से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा कंसर्न पॉइंट को हमको वेरिएट कराएगा, और वेरिएट कराने के बाद हम जो है वो डिफरेंट स्टेज हैं जो हमारी इस प्रोडक्ट की मैच्योरिटी की हैं, उनको गेन कर सकते हैं। इसके बाद दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर कंसीडर होते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है लीगल पॉइंट। क्लियर है ना। लीगल फैक्टर, लीगल फैक्टर का मतलब क्या हुआ, ये जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं लीगल फैक्टर के कारण तो रिजेक्ट नहीं हो जाएगा। क्लियर है ना। अब लीगल फैक्टर क्या क्या होते हैं, जैसे होता है एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट में मतलब एनवायरमेंट पॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं। क्लियर। यदि हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट कर रहा है, तो ये लीगल फैक्टर में फंस जाएगा और प्रोडक्ट डेवलप नहीं हो पाएगा। क्लियर है ना। रिस्ट्रिक्शन ऑफ फाइनेंस, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फाइनेंस, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फाइनेंस का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो हमारी लीगल डिपार्टमेंट है, दस दिस लीगल डिपार्टमेंट इज परमिटेड फॉर द केस ऑफ द फाइनेंस और नॉट। क्लियर है ना। तो ये यहाँ पे हो रहा है, ये जैसे मैंने ए बात की आपसे, यहाँ पे अब मैं यदि आपसे बी बात करूँ, क्लियर, क्या होगा ये बी फैक्टर। तो बी फैक्टर के केस में आप देखेंगे कि जो कैश जनरेशन है, कैश जनरेशन, क्लियर है ना, कैश जनरेशन होना चाहिए। कैश जनरेशन में गवर्नमेंट सपोर्ट, शेयर, फिक्स डिपॉजिट, मैं बात करूँ आपसे फिक्स डिपॉजिट क्या है, गवर्नमेंट शेयर क्या है, ये अलग हिस्से है ना। और गवर्नमेंट शेयर के बाद में बात करूँ आपसे कि गवर्नमेंट का सपोर्ट क्या है, व्हाट गवर्नमेंट गिविंग अस द सपोर्ट, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे ये जो डिफरेंट सपोर्ट हैं, मैं इन सपोर्ट के केस में भी डिफरेंस में बात करता हूँ। क्लियर। सो ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट में आप देखेंगे गवर्नमेंट किस प्रकार से कैपिटल मशीनरी प्रोवाइड कराती है। क्लियर है ना। तो गवर्नमेंट आपको यहाँ पे क्या करती है, डिफरेंट कैपिटल मशीनरी प्रोवाइड कराती है। तो ये जो डिफरेंट कैपिटल मशीनरी रहती है, ये कैपिटल मशीनरी हमको प्रोडक्ट की बहुत सारी जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, उन डिफरेंट स्टेजेस में हमको पॉइंट अराइज होता है। क्लियर। जैसे मैं बात करूँ आपसे क्वालिटी ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। क्लियर है। तो बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। क्लियर। तो यहाँ पे क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, हम उसकी बात करते हैं। क्लियर। सो कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या हो गई, रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। क्लियर।
तो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, तो कस्टमर जो रिक्वायरमेंट हमको दे रहा है तो वहाँ पे वो बात कर रहा है कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी, रेट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर। तो जहाँ से कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉस्ट, वो बात करता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब ये जो भी रिस्पेक्टेड हमारा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की हम क्वालिटी टेस्ट करते हैं। क्वालिटी टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे, तो क्वालिटी टेस्ट करने के लिए हम इसका करेंगे कॉस्ट एनालिसिस टेस्ट। क्लियर। कॉस्ट एनालिसिस टेस्ट के बाद हम इसका करेंगे मार्केट एनालिसिस टेस्ट, रिलायबिलिटी एनालिसिस टेस्ट। क्लियर। ये इसका मतलब एनालिसिस टेस्ट है। क्लियर। तो ये किसी क्वालिटी और प्रोडक्ट के केस में हम इस चीज़ को वेरिएट करेंगे। अब बात होती है इसी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जो भी क्वालिटी और प्रोडक्ट है, जैसे मैंने आपसे बात की थी यहाँ पे, फर्स्ट वन इज कॉस्ट, सेकंड वन इज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड थर्ड वन, यदि मैं इसको नंबर 1 दूँ, इसको नंबर 2 दूँ और इसको नंबर 3 दूँ। क्लियर। तो फर्स्ट इज वी आर गोइंग फॉर द क्वालिटी, सॉरी कॉस्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में ये 3 प्रकार के हम डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करा रहे हैं। चौथा यहाँ पे बात हो रही है हमारी रेट ऑफ प्रोडक्शन की। क्लियर है। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन वी कैन से रेट ऑफ प्रोडक्शन, और इसको दूसरी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है, रेट ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली टोटली डिपेंड अपॉन द मार्केट डिमांड। क्लियर है ना। ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक है, ये आपस में इंटरलिंक है और ये भी आपस में इंटरलिंक है। आप रेट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते एज पर द डिमांड, सो वी हैव टू मेक एन अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ द प्रोडक्ट एंड द मार्केट डिमांड। क्लियर। सो ये जो पॉइंट होते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, ये होती है। इसके बाद कुछ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम अराइजेस होती हैं। जैसे मैं बात करूँ आपसे आफ्टर सेल सर्विस, जैसे मैं बात करूँ आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपली वी कैन से आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हमने क्या किया, कस्टमर जो था उस कस्टमर की डिमांड के हिसाब से हमने प्रोडक्ट डेवलप किया, कॉस्ट देखा, क्वालिटी प्रोडक्ट देखी, रेट ऑफ प्रोडक्शन को एनालिसिस किया, ये टेस्ट किया। इसके बाद हमने प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई कर दिया। जब मार्केट में हमने प्रोडक्ट सप्लाई किया हुआ है तो उसका हमको आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। तो जब आप इसका आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ पॉइंट जो हैं वो की पॉइंट कंसिडर किए जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ आपसे आफ्टर सेल सर्विस, एक सेक्टर होता है, दिस सेक्टर इज ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट। क्लियर है। जैसे मैं आपसे बात करूँ ऑटोमोबाइल्स की, तो ऑटोमोबाइल के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आफ्टर सेल सर्विस। यदि हमने कोई प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर के लिए प्रोवाइड किया हुआ है, तो कंज्यूमर के लिए जो हमने प्रोडक्ट प्रोवाइड किया हुआ, यदि हम बेचने के बाद उनको सर्विस नहीं दे पा रहे हैं तो फिर मार्केट में फीडबैक हमारा खराब जाएगा। क्लियर। तो ये आफ्टर सेल सर्विस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आफ्टर सेल सर्विस के अंदर आप देखेंगे रिपेयर इंक्लूड होता है, इसके अंदर रिपेयर के अंदर, इसके अंदर मेंटेनेंस ऑफ योर रिस्पेक्टेड प्रोडक्ट्स अराइज होता है। आप स्पेयर पार्ट्स जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। क्लियर है ना। ये कुछ होती हैं। इसके बाद देन होती है अवेलेबिलिटी ऑफ वेयर हाउस, अवेलेबिलिटी ऑफ वेयर हाउस। जो हमारी कंपनी ने कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाए हैं तो वो कस्टमर से के प्रोडक्ट के हिसाब से हमारे पास वो अवेलेबिलिटी ऑफ वेयर हाउस है कि नहीं, क्योंकि वेयर हाउस की अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर। क्योंकि वेयर हाउस रहेगा हमारे पास तो हम किसी न किसी प्रकार से जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को मार्केट में ईजिली तरीके से स्टॉल कर सकते हैं या ईजिली तरीके से उसको रख सकते हैं। क्लियर है ना। अब
किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मैं बात करूंगा कि कौन कौन से रिस्पेक्टेड और डिफरेंट प्रॉब्लम अराइज होती हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पेक्टेड आप देखेंगे कि देयर आर डिफरेंट प्रॉब्लम रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन आर अराइजेस। क्लियर। तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी हम बात करेंगे। सैलरी, जो कि कॉमन पॉइंट है, सैलरी और द वेजेस ऑफ द वर्कर, सैलरी ऑफ वर्कर। क्लियर है ना, इस पॉइंट को भी याद रखा जाएगा। क्लियर, कि जो हमारे हमने एम्प्लॉय यूज़ किए हुए हैं, जिनको लगाया हुआ है, क्लियर, उनको हम किस प्रकार से रखते हैं। अब मैं कुछ आपको एक हेडिंग लिखता हूँ, दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रॉपर्टी ऑफ अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेसफुल। प्रोडक्ट डेवलपमेंट को मैं पीडी से डिनोट कर देता हूँ। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए यदि हमको प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से डेवलप करना है। सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी का ध्यान रखना है। क्लियर। प्रोडक्ट क्वालिटी के बाद जो दूसरा वर्ड आएगा वो है प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट के बाद जो तीसरा पॉइंट होगा, एक सेकंड पॉज करिएगा। ओके, सो नाउ डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट कॉस्ट। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट होता है कि किस प्रकार से जो प्रोडक्ट कॉस्ट होता है वो उसको अफेक्ट करता है। प्रोडक्ट कॉस्ट के बाद मैं बात करता हूँ उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट की। क्या एक्चुअल में उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट है। क्लियर। डेवलपमेंट कॉस्ट के बाद फोर्थ नंबर जो होता है वो होती है उसकी डेवलपमेंट कैपेसिटी। ओके। सो डेवलपमेंट कॉस्ट होगी, डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट जो कॉस्ट रहती है वो डेवलपमेंट कॉस्ट एक्चुअल में क्या अफेक्ट करती है। डेवलपमेंट कॉस्ट के बाद मैं डेवलपमेंट कैपेसिटी की बात करूँगा। क्लियर। तो आप देखिए कि कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट उनको अफेक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट क्वालिटी हो गई, प्रोडक्ट कॉस्ट हो गई, डेवलपमेंट कॉस्ट हो गई, डेवलपमेंट कैपेसिटी हो गई हमारी रिस्पेक्टेड प्रोडक्ट की। तो ये किसी न किसी प्रकार से उन पॉइंट को ऑफ करती है। अब यहाँ पे ये जो अगला पॉइंट होता है, ये अगला पॉइंट है चैलेंजेस ऑफ प्रोडक्ट। कौन कौन से डिफरेंट जो चैलेंजेस होते हैं, वो डिफरेंट चैलेंजेस हमको रिसीव होते हैं बेसिकली। तो जो चैलेंजेस की मैं बात करूँ आपसे, तो चैलेंजेस आप देखेंगे ट्रेड ऑफ होता है। ये ट्रेड ऑफ कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। दूसरा जो पॉइंट होता है वो होती है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट आपका होता है वो कैसे बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, किस प्रकार के वेरिएशन आते हैं प्रोडक्ट में। ओके। सो जो प्रोडक्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस आ रहे हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस हम किस प्रकार से उन प्रोडक्ट्स को रखते हैं उन पॉइंट के केस में। क्लियर। तो उन पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम किस प्रकार से वेरिएट्स करने की उनकी कोशिश करते हैं। ठीक। तो यहाँ पे ये पॉइंट होता है। तो ये प्रोडक्ट जो होता है, ये प्रोडक्ट किस प्रकार से वेरिएशन कर रहा है उसकी, हम प्रोडक्ट ऑफ की बात करते हैं यहाँ पे। तो जो प्रोडक्ट ऑफ हो रहा है, ये प्रोडक्ट ऑफ करने के केस में हम उनका कोशिश करते हैं। तो ट्रेड ऑफ जैसे आपने बताऊँ कि कुछ एयरप्लेन हैं वो लाइट इन वेट रखने हैं हमको, लाइट इन वेट। क्लियर है ना। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ लाइट इन वेट, किस प्रकार से डिफरेंट जो प्रोडक्ट होते हैं उनका लाइट इन वेट होता है। क्लियर। तो ये जो वेरिएशन होता है ट्रेड ऑफ के केस में, उसका ध्यान रखा जाता है। डायनेमिक्स, डायनेमिक्स का मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, कस्टमर प्रेफरेंस, रियल प्रोडक्ट, डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ आपसे टेक्नोलॉजी की, क्या इसकी टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के बाद में बात करूँगा आपसे कि ये जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा रहे हैं वो कस्टमर के रेफरेंस में क्या है।
क्लियर है ना, कस्टमर के रेफरेंस में। तो जो कस्टमर के रेफरेंस में टेक्नोलॉजी है वो किस प्रकार से वेरिएट हो रही है, क्लियर। तो ये पॉइंट जो है हम ये डायनेमिक्स पॉइंट के अंदर कंसिडर करेंगे इसको। अब मैं यदि तीसरा पॉइंट, जैसे मैंने ये बताया पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, अब मैं तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो तीसरे पॉइंट के केस में आप देखेंगे कि टाइम प्रेशर क्या होता है, क्लियर। तो टाइम प्रेशर का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हमको डेवलप करना है उसके रेफरेंस में क्या हमारे पास टाइम प्रेशर है, ओके। जैसे बात करूं प्रोडक्ट डेवलपमेंट का डिसीजन कैसा होगा, मेड क्विकली और विदाउट कंप्लीशन इंफॉर्मेशन, है ना। तो यहाँ पे बात हो रही है क्विकली की, हाई क्विकली वी हैव टू डू, टाइम कंप्लीशन व्हाट वी हैव टू टेकन, व्हाट वी हैव टू टेकन, क्लियर। ये सब कंसिडरेशन इस एस्पेक्ट के अंदर आते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट आप कंसिडरेशन के अंदर रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये उस पॉइंट को वेरिएट करेंगे, क्लियर है ना। तो ये आप देखिए किस प्रकार से हमने इसको प्रोडक्ट के केस में रखा। अब बात हो रही है क्या इकोनॉमिक्स होगी इसके अंदर, ठीक है। चौथा मैं पॉइंट जो लूँगा, दिस फोर्थ पॉइंट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक्स, क्योंकि कॉस्ट कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को डेवलप करने में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्लियर। जो प्रोडक्ट हमको बनाना है वो रीजनेबल होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा प्रोडक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बन जाए, क्लियर है ना। इफ द प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव देन कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम शो करता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आज के समय में ये कोविड-19 के टेस्ट के लिए बहुत सारी टेस्ट किट बनती हैं। तो टेस्ट किट जो बन रही है उसमें उन टेस्ट किट के रेफरेंस में उसकी कॉस्ट क्या है, व्हाट इज देयर कॉस्ट। तो आप देख रहे होंगे कि आजकल नई नई कंपनियां आ रही हैं और वो टेस्ट किट जो है वो सस्ती से सस्ती बना रही हैं। तो सस्ती और सस्ती के साथ में टाइम भी कम लगना चाहिए, क्लियर है ना। तो कॉस्ट भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्लियर। और कॉस्ट के साथ साथ क्या है, टाइम भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, क्लियर ना। कोई डाउट आपको, ये पॉइंट हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। इस पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट रेफरेंस पॉइंट होता है, वो रेफरेंस पॉइंट नेक्स्ट जो होता है वो होता है टीम डाइवर्सिटी। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है टीम डाइवर्सिटी। टीम की डाइवर्सिटी क्या होगी, क्लियर। और टीम डाइवर्सिटी के बाद होगी टीम की स्पिरिट। जो भी रिस्पेक्टेड टीम हमारी काम कर रही है उस टीम की स्पिरिट क्या होगी। तो ये जो टीम डाइवर्सिटी है और टीम स्पिरिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उस प्रोडक्ट के केस में और उस प्रोडक्ट के रेफरेंस में, ओके। तो आई थिंक सो दिस कुड बी क्लियर फॉर यू एंड दिस इज ऑल्सो क्लियर फॉर यू, क्लियर। ये हमको क्या करेगी, प्रोडक्ट को एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से डेवलप करने में हेल्प करती है, क्लियर। तो इसलिए हमने क्या देखा, इसके लिए हमने बात की क्या एक्चुअल में क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस के बाद कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के बाद प्लानिंग, प्लानिंग के बाद होगी मैनेजमेंट, व्हाट मैनेजमेंट वी आर अडॉप्टिंग ओवर हियर, इम्प्रूवमेंट एंड मोरल। एंड नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ लिख रहा हूँ मोरल, क्लियर है ना। ये जरूरी है। ये क्या करेगी, आपके एक प्रोडक्ट को बहुत ही अप्रोप्रिएट तरीके से डेवलप करने में हेल्प करेगी, क्लियर। तो ये मैंने आपको आज की क्लास में जो बताया कि किस प्रकार से जो बेनिफिट होते हैं हमको टेस्ट के, क्लियर। कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं तो उन टेस्ट को परफॉर्म करने से व्हाट बेनिफिट वी आर गेटिंग, क्लियर। ये सब मैंने आपको बेनिफिट बताए। अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उस नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट बताऊंगा, क्लियर। कि कौन कौन से डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं। इस टेस्ट के अंदर में कॉस्ट, मार्केट मतलब कॉस्ट एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, कस्टमर एनालिसिस, दिस वी हैव टू डिस्कस, ठीक है ना। ये हमारा एक लास्ट टॉपिक होगा हमारी यूनिट का। इसके बाद हमारी यूनिट नंबर फिनिश हो जाएगी, फिर भी हम इसके बाद रिवीजन करते रहेंगे, क्लियर है ना। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट टाइम, ओके। थैंक यू फॉर टुडे।